नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रासो काव्य के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में हम रासो काव्य की व्युत्पत्ति और रासो काव्य के स्वरूप के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रासो काव्य जो हमें विविधतामय विषयों के रूप में, विविधतामय काव्य रूप के रूप में और विविधतामय अभिव्यंजना पक्ष के रूप में मिलता है, उसके भीतर कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो अधिकांश रासो काव्य में मिलती है। इसमें सबसे पहली जो विशेषता उभर कर आती है वह है कि इसमें इतिहास और कल्पना का समुचित संयोग होता है। रासो काव्य का जो रचयिता है उसने अपने साहित्य में इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी सुंदर संयोग किया है। काव्य का आरंभ प्राय किसी ऐतिहासिक घटना से कवि के द्वारा किया जाता है, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते नायक की महिमा का वर्णन करने के क्रम में कल्पना की अतिशयता बढ़ती जाती है और इस तरीके से काव्य में ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक घटना के साथ साथ कवि की रचनाशीलता की जो कल्पना है वह भी वहाँ पर मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है। परमार रासो, पृथ्वीराज रासो इस विशेषता के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। रासो काव्य की जो दूसरी विशेषता है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। हम जानते हैं कि रासो काव्य का जो रचयिता है वह राजा के आश्रय में, उसके दरबार में रहता है, इसलिए यह एक तथ्य है कि उसे अपने आश्रयदाता की महिमा के संदर्भ में उसकी प्रशंसा के लिए काव्य का गायन करना है। परंतु उसके साथ साथ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि संसार में शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसमें कोई मानवीय कमजोरी न हो, कोई मानवीय दुर्बलता न हो, कोई अवगुण न हो, परंतु जो रासो काव्य का नायक है वह ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं है, जो बहुत अधिक वीर है, कीर्तिशाली है, वैभवशाली है, गंभीर है, वह सर्वगुण संपन्न है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि रासो काव्यकार अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में, उसकी महिमा के बखान में सीमाओं का अतिक्रमण भी कर रहे हैं। तीसरी विशेषता जो उभर कर आती है रासो काव्य की वह है कि यह श्रृंगार और वीर रस का इसमें समन्वय दिखाई देता है। ये काल, आदिकालीन जो काव्य काल था, उसमें युद्ध का प्रमुख कारण राज्य विस्तार अथवा सुंदर राजकुमारी को पाने की लालसा थी। सुंदर राजकुमारी को पाने के क्रम में इनके द्वारा नायिका का अपहरण और उसके पश्चात युद्ध उस युग की एक साधारण बात थी। तो इन दोनों ही प्रवृत्तियों से काव्य में वीरता और श्रृंगारिकता का चित्रण एक साथ बराबर आता रहा है। श्रृंगार को काव्य में रसराज कहा जाता है। अतः काव्य के वर्ण्य विषय को देखते हुए ये कवि श्रृंगार रस का वर्णन तो कैसे छोड़ सकते थे। और ये सुखद बात रही कि वीर भोग्या वसुंधरा के तर्क से वीरता के साथ श्रृंगार रस की जो मैत्री है वह इन काव्यों के उत्कर्ष को बढ़ाने में सहायक रही और श्रृंगार और वीर रस का समन्वय हमें इन रासो काव्यों में दृष्टिगोचर होता है। चंद्र बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान जितना युद्ध में पराक्रमी है उतना ही सौंदर्य का उपासक भी है और उसका द्वारा अभिव्यंजित यह श्रृंगार और वीर रस इन रासो काव्य की एक प्रमुख विशेषता उभर कर आती है।
काव्य रूपों की विविधता रासो काव्य की एक अन्य विशेषता कही जा सकती है। प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह से रासो काव्य की रचना की गई और कई काव्यों में गेयता का ध्यान रखते हुए भी सृजन किया गया। इस तरीके से हम पृथ्वीराज रासो और परमार रासो को एक प्रबंध काव्य के में शामिल कर सकते हैं। वहीं उपदेश रसायन रास एक मुक्तक काव्य है और बीसल देव रास में गेयता की लोकगीत शैली में की गई उसकी रचना है, जो उन्हें अन्य रासो काव्य से एक अलग रूप प्रदान करती है। तो इस प्रकार रासो काव्य का एक भेद है, लेकिन इस भेद के भीतर भी कई उपभेद हमें इस रूप में काव्य रूपों की विविधता के रूप में दिखाई देते हैं। अगली जो रासो काव्य की विशेषता है, इसका अभिव्यंजना पक्ष और शिल्प पक्ष। अगर इसके अभिव्यंजना या शिल्प पक्ष की बात की जाए, अभिव्यंजना या शिल्प वह है कि कवि ने जो अपनी अनुभूति, जो भावना अभिव्यक्त की है, वह कौन से स्ट्रक्चर में की है, उसकी शैली क्या है, उसके औजार क्या हैं जिनका प्रयोग करते हुए उसने अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वीर गाथात्मक काव्यों में, जहाँ वीर गाथात्मक जो रासो काव्य हैं उसमें डिंगल और पिंगल रचना शैली दिखाई देती है, और वहीं बिसलदेव रासो संदेश रासक जो मन की कोमल वृत्तियों का चित्रण करने वाले काव्य हैं उसमें कोमलकांत अभिव्यंजना शैली दिखाई देती है। और इन रासो काव्य की जो भाषा है वह भी विविधतामय है। एक ही काव्य में जहाँ कवि वीर रस का वर्णन कर रहा है वहाँ उसकी भाषा ओजमयी है, और वहीं दूसरी तरफ जब वह कोमल श्रृंगार का वर्णन कर रहा है वहाँ उसकी भाषा दूसरी तरह की है। छंद की विविधता भी रासो काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। रासो काव्य का एक प्रकार ही है जहाँ छंद वैविध्य दिखाई देता है। ऐसे छंदों की विविधता के कारण पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा गया कि इसमें बहुत सारे जो छंद हैं वह मिलते हैं। छंद की विविधता रासो काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। अलंकारों की दृष्टि से कवि का प्रिय अलंकार अतिशयोक्ति रहे हैं, जहाँ उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर काव्य का वर्णन किया है, अपने शासक का वर्णन किया है, अपने आश्रयदाता का वर्णन किया है, नायक की गुणों का बखान किया है। उपमा अलंकार का प्रयोग उन्होंने श्रृंगारिक भावनाओं के चित्रण में किया है, नायिका की सुंदरता के चित्रण में किया है। इन दो अलंकारों की अति प्रियता के अतिरिक्त जो अन्य अलंकार है उनका भी समय के अनुकूल प्रयोग इन कवियों ने किया है। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो तत्कालीन रासो काव्य में हमें दृष्टिगोचर होती है, और आदिकालीन रासो काव्य को वह एक विशिष्ट स्थान प्रदान करने में इन विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने रासो काव्य की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम आदिकालीन जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।